अगर आपका 9वाँ महीना चल रहा है और अगले 15 से 20 दिन में आपकी डिलीवरी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल टिप्स देने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपनी एक तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं, और दूसरा अगर आपका सी सेक्शन भी प्लान्ड है, तो उसके लिए भी आप किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अगले 15-20 दिनों में डिलीवरी का मतलब ये है कि अब ऑलमोस्ट आपकी बॉडी जो है वो रेडी हो रही है कि आप की डिलीवरी होने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स देखने में मिलती हैं वो होता है लोअर एब्डोमिनल प्रेशर, पेन, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है, और ये वो सिम्टम्स हैं जो कि इस टाइम तक जो हामला खवातीन है वो उससे थक चुकी होती हैं और तंग आ चुकी होती हैं। इसका बहुत आसान सी रेमेडी ये है कि जब आप लेटती हैं तो प्लीज़ आप अपने पैरों के नीचे 2 तकिए रखा करें। जब आपकी लेग्स एलिवेटेड होंगी तो एक तो आपकी टाँगों के क्रैम्प्स और आपकी लोअर बॉडी के क्रैम्प्स जो है वो बेहतर हो जाएँगे, और आपकी बैक की तरफ जब ब्लड सप्लाई आएगी, क्योंकि जैसे-जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर डालता है, और साथ ही साथ जो वेसल्स हैं, जो खून की शरेयानें हैं, वो भी तंग हो जाती हैं। तो वापस जो ब्लड फ्लो है वो आराम से आता है और इतने प्रेशर से नहीं आता। सो जब आपकी लेग्स एलिवेटेड होंगी, उनमें कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, तो आपकी बैक भी बहुत ईज़ी रहेगी और आपकी लेग्स के क्रैम्प्स जो हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाएँगे। दूसरा, इस टाइम पे मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि अपनी फाइल्स और अपने जो बेबी बैग्स हैं, वो बनाकर अपनी गाड़ी में ज़रूर रख लें। क्योंकि फिर उस वक़्त जब अगर आपको ये वो टाइम है जब आपको किसी भी वक़्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। सो उस टाइम इतनी हैसल होती है कि ये चीज़ें स्पेशली बैग तो शायद फिर याद रह जाते हैं, लेकिन फ़ाइल आप भूल जाते हैं। आपकी फ़ाइल बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज़ जब आप लेबर रूम में जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल्स में तो ये होता है कि वहाँ पर मेडिकल ऑफ़िसर या स्टाफ आपको रिसीव करते हैं, तो उनको आपके बारे में नो हाउ नहीं होती। सो वो आपकी फ़ाइल देखकर वो आइडिया लगाते हैं, फिर वो आपकी डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। आपकी रिपोर्ट्स जो हैं, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स, आपके अल्ट्रासाउंड जो हैं, वो स्टेशन टू स्टेशन मूव करने होते हैं। एक डॉक्टर ने देखे, दूसरे डॉक्टर ने देखे, अगर आपका सी सेक्शन है तो ऑब्वियसली एनेस्थीसिया वालों को चाहिए होता है। सो अगर आपकी फाइल नहीं होती तो मोस्टली को तो दोबारा भेजा जाता है। तो अटेंडेंट के लिए एक दोबारा हैसल होती है कि जी जाके आप अपनी फाइल लेकर आएँ। ये वो टाइम है जिसमें आपने ये मेक श्योर कर लिया होना चाहिए कि आपका जो डोनर है वो आपके साथ स्टैंड बाय है। स्पेसिफिकली अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखते हैं, तो क्योंकि आपको पता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स बहुत ईज़िली नहीं मिलते, सो अपनी ड्यू डेट से बहुत पहले एटलीस्ट आप उन लोगों से कोऑर्डिनेशन ज़रूर कर लें कि जी डिलीवरी होने वाली है या हमारा सेक्शन होने वाला है। आपके साथ हम अपना ब्लड क्रॉस मैच कराएँगे, सो उनको भी पता हो और आपको भी ये तसल्ली हो कि ऑलरेडी आपके पास जो डोनर्स हैं वो आपने ढूँढ लिए हैं। इस टाइम पे कोशिश करें कि बिल्कुल फ्लैट जूते ना पहने, थोड़े से वेज वाले, थोड़े से कुशन वाले शूज़ पहने, क्योंकि अगर आप फ्लैट जूते पहनेंगे तो आपकी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वही दर्द जो है वो आपकी बैक की तरफ जाएगा। अपने बेबी की मूवमेंट का आपने बेहद ख़्याल रखना है, क्योंकि बहुत से बेबीज़ इस टाइम पर जाकर मिसबिहेव करना शुरू हो जाते हैं। बेबीज़ की मूवमेंट जो है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, और अगर मदर जो है वो बहुत विजिलेंट होती है तो ये फिर वो उसको पिक कर लेती हैं, क्योंकि कई दफ़ा विदाउट लेबर ही बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा होता है। सो अगर आप अपनी मूवमेंट का ध्यान रखते हैं तो आपको पता होता है कि मूवमेंट चेंज हो रही है, तो आप उसे अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे किसी किस्म का भी जो डिस्चार्ज है उसको आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर तो वो बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज है, बेशक थोड़े अमाउंट में ही निकला है, ना उसमें स्मेल है, ना उसमें इचिंग हो रही है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स वो बेबी वाटर है। सो कई दफ़ा बेबी के पीछे का पानी जो है वो पहले रिलीज़ हो जाता है, लेकिन उसमें भी क्योंकि आपको इस चीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आप अपने घर में हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर को इस चीज़ की इन्फो नहीं है। लेकिन किसी किस्म का भी डिस्चार्ज जो आपके ट्राउज़र को वेट कर रहा है या वो ट्रिकल डाउन कर रहा है आपकी लेग से थ्रू आपके पाँव तक जा रहा है, तो दैट डिस्चार्ज नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ।
अब साथ ही साथ बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इस टाइम पे क्या करती हैं कि कैस्टर ऑयल लेना शुरू कर देती हैं या देसी घी खाना शुरू कर देती हैं। तो प्लीज़ कैस्टर ऑयल और देसी घी जो है वो खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी होते-होते आपका सी सेक्शन ज़रूर हो जाता है। बिकॉज़ कैस्टर ऑयल खाने से आपको अगर लूज़ मोशंस लगते हैं, तो ये कैस्टर ऑयल का इफ़ेक्ट आपके बेबी तक भी जाता है। सो आपका बेबी भी आपके पेट में स्टूल पास कर सकता है, देन दिस इज़ एन इमरजेंसी। उसमें तो ज़ाहिर है आप तो डॉक्टर के पास लूज़ मोशन की कंप्लेंट के साथ जाते हैं, लेकिन जब वो आपके बेबी का हार्ट बीट चेक करते हैं, तो या तो बहुत हाई होती है या बहुत कम होती है, सो दैट क्रिएट्स एन इमरजेंसी। सो प्लीज़ कैस्टर ऑयल और देसी घी को ये समझ के कि ये नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, इस तरह से बिल्कुल ना लीजिए। हाँ, देसी घी में आप अपना जो प्रॉपर मील लेते हैं, आप उसको देसी घी में अपना सालन बनाकर खाएँ, लेकिन रॉ या दूध में डाल के देसी घी या कैस्टर ऑयल को अवॉइड कीजिए। उसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, अपना बीपी जो है, उसको जो है वो ज़रूर नज़र में रखें। आपका जो अगर इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ 37 वीक्स, 36 वीक्स के बाद हम एक मेन डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपके बेबी का क्या स्टेटस है। ऑलमोस्ट 80 70 टू 80% हम लास्ट डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे ये असेस कर लेते हैं कि आपका जो डिलीवरी है वो बर्थ है जो बेबी की, वो डिलीवरी की साइड पे जा रही है या सी सेक्शन की तरफ जा रही है। जैसे उसमें हमें बेबी वाटर बताया जाता है, बेबी का लाई बताया जाता है, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी बताई जाती है, बेबी को जो ऑक्सीजन जा रही है, एसडी रेशो बता दी जाती है। तो ये पॉइंट्स हम देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। एटलीस्ट ये कि सी सेक्शन करना है, इसका डिसीजन जो है वो ज़रूर हो जाता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें ठीक हों, तो हम नॉर्मल की तरफ ज़रूर लेकर जाते हैं। आप इस टाइम पे कोशिश करें कि प्लीज़ बाहर से खाना ना खाएँ। रिसेंटली मेरी 2-3 पेशेंट्स के साथ ये हुआ है कि उनके ड्यू डेट से पहले उन्होंने बाहर से पिज़्ज़ाज़, एक पेशेंट ने शवरमा खाया, एक कोई चाइनीज़ खाने चली गई और तीनों इकट्ठी एक ही बेड पे लूज़ मोशंस के साथ एडमिट थीं और तीनों को फिर मुझे एंटीबायोटिक और वो सब कुछ देना पड़ा। बिकॉज़ अगर लेबर करीब हो या आपका सी सेक्शन की ड्यू डेट जो है वो आ चुकी है और उससे पहले आपको डायरिया या मोशन है, तो मोशन जो है वो लेबर पेन्स को इंड्यूस कर सकते हैं। सो अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, चले फिर तो ये बात उस हद तक ठीक है, लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, तो आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, वो आपके बेबी को जा सकता है। लेकिन अगर सी सेक्शन है, तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आपको उससे दर्दें आना शुरू हो सकती हैं। क्योंकि जब आपकी गट की मोटिलिटी बढ़ती है, तो वो यूट्रस की जो कंट्रैक्शंस हैं, उनको भी बढ़ा देता है और आपको लेबर पेन्स आने लग जाती हैं। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्पेशली इन द लास्ट 2-3 वीक्स जो है बाहर से खाना ना खाएँ, घर का खाना खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, साफ-सुथरा खाना खाएँ। और एक और चीज़, डिलीवरी से पहले मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ अपना डिलीवरी एरिया ज़रूर जाकर देख लें। वो एरिया जहाँ पर आपको पेन्स के साथ जाना है, प्री डिलीवरी एरिया जो फर्स्ट स्टेज लेबर रूम है, डिलीवरी एरिया जो रूम आपने लेने हैं, जो ओटी का एरिया है वो आप ज़रूर जाकर देख लें बिकॉज़ जब आपने एक जगह नहीं देखी होती, तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है कि हमने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। ऑलरेडी अगर पेन्स आ रही हैं, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं और अगर आपने पहले से वो एरिया जाकर देखा होता है, तो थोड़ी बहुत एक्वेंटेंस जो है वो आपको ज़रूर होती है। और अपना लास्ट विज़िट अपनी डॉक्टर को के साथ बिल्कुल मिस ना कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डॉक्टर आपको इससे इस तरह की रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देती हैं, जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।